दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स लेक्चरर, आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये पर्टिकुलर वीडियो है 11th क्लास के लिए। सो कीप योर नोटबुक्स एंड पेन्स रेडी एंड स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स। और बेसिकली अपने लोगों ने पिछली बार जो अपना टॉपिक स्टडी करा था वो था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब उसके बाद उसको फॉलो करता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल लॉ में अपने लोगों ने क्या स्टडी करा था। तो अगर एक पर्टिकुलर वेक्टर का जो हेड है, ठीक है। अरे भाई, अरे भाई, रुको रुको रुको। अगर एक पर्टिकुलर वेक्टर का, सॉरी, होता रहता है मेरे साथ ये। अगर एक पर्टिकुलर वेक्टर का हेड कनेक्टेड है दूसरे वेक्टर की टेल के साथ, ठीक है। सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो एक पर्टिकुलर वेक्टर का हेड कनेक्टेड है दूसरे वेक्टर की टेल के साथ, तो ऑटोमेटिकली हमें अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकाल पाते थे? बताओ, क्या था? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इन सच अ केस अपने लोगों ने एक जो फॉर्मूला यूज करा था, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला यूज करा था वो क्या था? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट जो मैग्नीट्यूड के लिए अपने लोगों ने फॉर्मूला डिराइव करा था वो क्या था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, यही था ना? सिंपल, ठीक है। अब अगर ये तो हो गई कंडीशन जब हेड एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कनेक्टेड है तब। अब क्या हो अगर दो वेक्टर्स कनेक्टेड है टेल टू टेल? तो इन सच केस क्या करना पड़ेगा भाइयों, बताइए। अब भी तो उसका रिजल्टेंट मिलेगा। ऐसे केस का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सपोज एक पर्टिकुलर चीज है ना, दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, ठीक। अब एक अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा होगा। अब सपोज एक बंदा अपनी तरफ खींच रहा है एक पर्टिकुलर फोर्स से, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है एक पर्टिकुलर फोर्स से, तो वो पर्टिकुलर चीज किधर जाएगी? आप इधर जाएगी ना, इधर जाएगी। तो जाएगी समथिंग कहाँ? बीच में। बिल्कुल सही पकड़े हो, ठीक। तो अब इन केस में अगर आपको जो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा तो इसका मतलब जिस पर्टिकुलर चीज को वो दोनों खींच रहे थे उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा है ना, उन दोनों की वजह से। उन दोनों की वजह से जो वो फोर्स लग रहा है उस पर्टिकुलर फोर्स को अपने लोग नाम दे सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स। बट उस रिजल्टेंट फोर्स को निकालने का तरीका जो अपने लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करना है वो होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट कैसे? ध्यान से देखिए, ये ए वेक्टर है ना, तो इस ए वेक्टर का पैरेलल वेक्टर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये बी वेक्टर है, ठीक। इसका पैरेलल वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो ध्यान से देखिए, जो एक डायगोनल है इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम में, ये एक रिजल्टेंट का काम कर रहा है। और इस रिजल्टेंट को अपने लोग यूज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इन सच अ केस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या है? थीटा, ठीक है। हमें अब निकालना होगा आर वेक्टर, तो वही यार सेम जो अपने लोगों ने ट्रायंगल लॉ में करा इसमें वही करेंगे। मैं आपको ड्राइव करना दिखा दूंगा। अगर आपको आता होगा तो आप ट्रायंगल लॉ का ही यूज करके इसको ड्राइव कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है फिर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका ये आर वेक्टर है इसकी डायरेक्शन भी आपको निकालनी होगी। तो डायरेक्शन आपने रिप्रेजेंट कैसे करनी है? तो मैंने यहाँ पर ये बीटा लिखा है। आर वेक्टर क्या कर रहा है? ए वेक्टर के साथ एक एंगल बना रहा है बीटा नाम का, ठीक है। तो आर वेक्टर की पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर आपको बतानी है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के विद रिस्पेक्ट बतानी होगी कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया वो। तो इतना एंगल बनाया उसने ए के विद रिस्पेक्ट, तो आर वेक्टर की वो डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और अगर आपको वही पर्टिकुलर एंगल पता करना है बी के विद रिस्पेक्ट, तो सिंपली क्या करना होगा? थीटा कंप्लीट में से बीटा को माइनस कर देना। तो आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू बीटा आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, दो वेक्टर्स, ठीक है, टेल टू टेल कनेक्टेड है। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है। अब यहां पर इनका जो रिजल्टेंट है वो निकालेंगे, तो आपके पास ये हो गया आर वेक्टर। ए वेक्टर का पैरेलल वेक्टर, बी वेक्टर का पैरेलल वेक्टर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया? ये बन गया एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी? इस वेक्टर को करो प्रोड्यूस
और यहां से ड्रॉ करो एक परपेंडिकुलर। तो जो पर्टिकुलर एंगल यहाँ था थीटा, वही एंगल यहाँ बनना चाहिए थीटा का। क्यों? क्योंकि बी वेक्टर का पैरेलल वेक्टर आपने ये बना दिया, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पैरेलल हुए, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। तो अगर ये थीटा तो ये थीटा कैसे, मैथ अच्छी होगी, है ना। पीसीएम पीसीबी लिया है तो मैथ अच्छी होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली दिस इज व्हाट, दिस इज योर करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब आपको करना क्या था, आपको ये आर निकालना है। तो पहले क्या करो, कोऑर्डिनेट्स जो पर्टिकुलर वर्टिसेस है उनको नाम दे देते हैं, पी क्यू एस टी यू। यू की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो इन ट्रायंगल पीटीएस, पीटीएस ट्रायंगल में आपके पास जो आर है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, जो यहाँ पर बेसिकली क्या है, पीटी। तो पीटी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने, तो क्या मिलेगा, पीएस का स्क्वायर प्लस 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 एस टी का स्क्वायर। अब यार करना वही सेम काम है जो ट्रायंगल लॉ में करा है। मैं तो आपको बल्कि प्रेफर करूंगा, आप यहाँ पर क्या करना, वीडियो को पॉज करना और खुद ट्राई करना, ठीक है। हो जाए तो इस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप करना, आगे बढ़ना, आगे भी टॉपिक्स आने वाले हैं। पॉलीगन लॉ पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर बेस्ड जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं वो करवाऊंगा, फिर वैक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो करवाऊंगा, ठीक है। सबट्रैक्शन कैसे होता है वैक्टर्स के बीच में वो करवाऊंगा। तो वो पर्टिकुलर पार्ट समझना। बट अगर आपको ये नहीं आता है तो दोबारा समझ लीजिए, ठीक है। इसमें कोई नुकसान नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली पीटी की वैल्यू आपको दिख रही होगी, तो वो क्या है, आर। तो आर का हो गया ये स्क्वायर, और पी एस, पी एस क्या है यहाँ पर, पी क्यू प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर, और प्लस एस टी, एस टी आपके पास ये, इसकी वैल्यू भी आपको अभी नहीं पता है। बट ध्यान से देखो, यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू तो पता है, ये ना तो क्यू एस पता है ना ही एस टी पता है। तो इन दोनों की वैल्यू किस ट्रायंगल में है, ये ट्रायंगल कौन सा है, क्यू टी एस। तो इन ट्रायंगल क्यू टी एस, मैं क्यू एस की वैल्यू और एस टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, इस क्यू टी एस ट्रायंगल में जो क्यू एस है वो बेस है, जो एस टी है वो परपेंडिकुलर है। तो क्यू टी एस ट्रायंगल में क्यू एस की वैल्यू अगर आपको चाहिए, तो जो बेस है यहाँ पर, आपको हाइपोटेन्यूज पता है, आपको एंगल पता है, तो बेस निकालने का तरीका तो cos थीटा जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका यूज करेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू टी। सिमिलरली तो यहाँ से क्यू एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो क्यू एस विल बी इक्वल क्यू टी, जो आपके पास बी है तो बी cos थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास। सिमिलरली इन ट्रायंगल क्यू टी एस में ही आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो आप साइन थीटा का यूज करोगे, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, सिमिलरली मिल जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों की वैल्यूज को इसमें पुट कर सकते हो। अरे यार जल्दी में हो थोड़ा सा मैं, कोई बात नहीं। साइन थीटा इज इक्वल टू एस टी अपॉन क्यू टी, तो आपको मिल जाएगा एस टी विल बी इक्वल टू क्यू टी की वैल्यू बी साइन ऑफ थीटा। हो सकता है कभी कभी मैं लिखने में कुछ गड़बड़ कर जाता हूँ, उसको इग्नोर करना, कंसेप्ट पर फोकस करना, ठीक है। ह्यूमन एरर्स आर पॉसिबल। तो एस टी और क्यू एस की वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना, ठीक है। तो आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले इसको ओपन कर लीजिए और आसानी हो जाएगी। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर प्लस टू पी क्यू डॉट क्यू एस प्लस एस टी का स्क्वायर। होपफुली आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर क्यू एस का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर क्या देगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यू टी का स्क्वायर। तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो पी क्यू का स्क्वायर, आप पी क्यू के स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, पी क्यू पी क्यू पी क्यू, ये है आपके पास ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्यू एस की वैल्यू क्या है, क्यू एस की वैल्यू बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू पी क्यू की वैल्यू ए, तो ए डॉट क्यू एस की वैल्यू आपको निकालनी है, वो निकाल लीजिए आपने, बी कॉस थीटा पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है, प्लस प्लस एस टी की वैल्यू, ठीक है। तो एस टी आपके पास क्या है, आपने एस टी निकाला हुआ है बी साइन थीटा, तो इसको भी आप पुट कर दीजिए, वो आ जाएगा आपके पास बी साइन थीटा। तो ऑटोमेटिकली आर विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ए स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर आया, या उसके या इसका स्क्वायर होगा, तो इसका भी बी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑटोमेटिकली आपके पास बचेगा जस्ट बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो आप उसने उसको पुट नहीं करना है, छोड़ देना, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपके पास आई आर की वैल्यू, ठीक है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो ऐसा ही सेम फंडा आपने ट्रायंगल लॉ में करा था, कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली फिर आपको जो डायरेक्शन पता करनी है बीटा, तो वो टेन बीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेन बीटा इज इक्वल टू इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है भाई,
वही सेम पीटीएस ट्रायंगल में आपने टेन बीटा की वैल्यू निकाली, तो टेन बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, एस टी अपॉन पी एस, एस टी अपॉन पी की जगह पी एस की जगह पी क्यू प्लस क्यू एस, तो आपको मिल जाता है एस टी की वैल्यू डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी क्यू ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर? तो ये आपके पास आ जाती है डायरेक्शन, दैट इज टेन बीटा की वैल्यू। ठीक है, होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। मैं कुछ आपको अगर एप्लीकेशंस बताऊं इसके डेली लाइफ बेसिस पर, तो आप समझिए क्या होता है। सपोज आपके पास एक अगर गुलेल है, ठीक है, जो पैरेललोग्राम लॉ पर बेस्ड है, मैं उसके एग्जांपल से बता रहा हूँ। आपके पास कोई गुलेल है, ठीक है, और गुलेल के साथ दो होती हैं रबर्स कनेक्टेड, और उन दो रबर्स को फर्दर कनेक्ट कर दिया जाता है किसके साथ, एक छोटी सी पट्टी के साथ, जो पट्टी के अंदर अपने लोग या कुछ बॉब या समथिंग कोई गिट्टी वगैरह डाल के निशाना लगाते हैं। अब जब आप इसको पीछे की तरफ खींचते हो, तो जो खींचने का काम है वो आप करते हो ना। आपने क्या करा, उस रबर की शेप को चेंज करा, उसको डीफॉर्म करा, तो बेसिकली दैट पर्टिकुलर फोर्स इज सेड टू बी डीफॉर्मिंग फोर्स। आपने उसकी शेप को चेंज करा, तो डीफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया, उन फोर्सेस को मैंने नाम दे दिया D1 D2। ठीक है, अब यार जनरल लाइफ में भी अगर आप एक रबर को खींचते हो, और खींचने के बाद जब उसको जब छोड़ते हो, तो रबर वापस अपनी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो उसको ऑक्यूपाई करने में जो हेल्प करता है वो होती है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है ना। तो मॉलिक्यूल्स आपस में इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं, या उनके बीच में इतना एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कि वो ऑटोमेटिकली उनको वापस उन्हीं की जगह पर ले आते हैं, अगर आप एक एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा ना एक्सीड कर दो। ठीक है, उसकी भी एक लिमिट होती है जिसको अपने लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ठीक है, अब जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उसकी शेप चेंज हुई, जैसे छोड़ोगे तो क्या होगा, वापस अपनी जगह पर वापस लेके जाने का काम किसका होता है, रीस्टोरिंग फोर्सेस का। तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर भी लगा, वापस लेके जाने का काम करेगा, इधर भी लगा, वापस लेके जाने का काम करेगा। तो ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर चीज पे दो फोर्सेस आपने लगा दिए, एक F1 और एक F2, तो ऑटोमेटिकली इसका जो रिजल्टेंट होगा समथिंग बीच में जाएगा। तो गिट्टी जो आपने इसके अंदर गुलेल के अंदर रखी हुई थी, वो उसका पर्टिकुलर फ्लो किधर की तरफ होगा, इन दोनों वेक्टर्स के बीचों बीच। तो बेसिकली यू कैन से दैट these two vectors which were connected with tail to tail, they were end to end connected। तो उनका रिजल्टेंट आपने अगर निकालना है तो कौन सा मेथड अप्लाई करना था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सिंपली इन केस ऑफ स्लिंग, जिसको आप गुलेल बोलते हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है। फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया है। इसके बेसिस के ऊपर मैं एक वर्कशीट करवाऊंगा, चिंता मत करना। अभी बेसिकली काम है आपका कंसेप्ट बिल्डअप करने का, वो आप अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। तो अगला टॉपिक बेसिकली है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत इजी है, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं झोल-मोल। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ आता होगा तो पॉलीगन लॉ भी हो जाएगा। तो पॉलीगन लॉ में क्या होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है भाई, दो वेक्टर्स हेड टू टेल कनेक्टेड हो, तो उसका रिजल्टेंट निकालने में ट्रायंगल लॉ हेल्प करता है। दो वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड हो, उसका रिजल्टेंट निकालने में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर आपका हेल्प करता है। बट अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स कनेक्टेड हैं, फिर जैसे ये हो गया, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, अगर ये आपस में कनेक्टेड है तो इसका भी आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। इसको कुछ इस तरह से समझिए, समथिंग कुछ चीज यहाँ पर रखी थी, उसको यहाँ से यहाँ लेके गए, फिर उसको यहाँ से यहाँ लेके गए, फिर उसको यहाँ से यहाँ लेके गए, समथिंग कुछ इस तरह से आप समझिए। क्यों ना उसको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर लेके जाना चाहिए, है ना, जो कि आर वेक्टर कर सकता था। तो पूछा ये गया है इन तीनों का रिजल्टेंट आर जो है वो निकाल के दिखाओ, तो वो कैसे निकाला जा सकता है। तो पहला काम अपने लोग क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट पता कर सकते थे। जो क्या निकल के आता, वो आता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो रिजल्टेंट आया है उसको सी के साथ ऐड करके फिर फाइनल निकाल सकते थे। तो वो क्या मिलता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आपको मिला है उसका एडिशन किसके साथ करना पड़ता, सी वेक्टर के साथ। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स है। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार ट्रायंगल आपने लगाया किसके साथ, पी क्यू एस के अंदर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको सिंपल एक वेक्टर मिला जो था पी एस। ठीक है, एस से गए टी की तरफ, तो एस से अब टी की तरफ आप गए, तो वहां पर है सी वेक्टर। ठीक है, यहां पर था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
तो यहाँ पर एक सिंगल वेक्टर, यहाँ पर एक सिंगल वेक्टर, फिर से आपने एक ट्रायंगल लगा दिया। तो इस बार ट्रायंगल लॉ किस में लगेगा, पी एस टी में, पहले लगा पी क्यू एस में, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिला, अब लगा दिया आपने पी एस टी में, तो मिला आपको आर वेक्टर जो आपको चाहिए था। तो इस तरह से आप जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में कनेक्टेड हो, बट टेल टू हेड मेथड के साथ तो आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर आप बार बार ट्रायंगल लगा के उसका रिजल्ट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो समथिंग इस तरह से होंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। अ पर्सन going from his home turned left after 10 minutes, turned right after 10 minutes, again turned left after 10 minutes। तो आपके तीन वेक्टर्स हो गए ना। तीनों वेक्टर्स को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले दो टर्म्स का रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट तीसरे के साथ आपने कंबाइन कर देना है, तो आपको सिंगल एक पर्टिकुलर वेक्टर मिल जाना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं पॉलीगन लॉ के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज की, अपने पैरेललोग्राम लॉ की या समथिंग वेक्टर एडिशन की आप कह सकते हो, कि वेक्टर एडिशन किस किस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मैं बता नहीं सकता हूं मैं कितना दुखी हूं सीरियसली। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ना इस समय, ये चौथी बार बना रहा हूं, यू वॉन्ट बिलीव दिस। पहली बार बनाई तो वीडियो मुझसे गलती से डिलीट हो गई, दूसरी बार बनाई, अब यकीन नहीं करोगे, दूसरी बार बनाई तो मैं माइक लगाना भूल गया, तीसरी बार बनाई तो मैं ऑडियो को, वीडियो को ऑन करना भूल गया, अब मैं चौथी बार बना रहा हूँ। अब पता नहीं यार ये बन रही है कि नहीं बन रही है, 1 मिनट में चेक कर लूँ बन रही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही बन रही है, बिल्कुल स्मूथली बन रही है, 16 मिनट की हो चुकी है, 16 पॉइंट समथिंग मिनट्स की हो चुकी है। तो मैं बड़ा खुश हूँ। अब तो आप सोच लीजिए यार, एक वीडियो को अपलोड करने में टीचर की कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है ना। चौथी बार बना रहा हूँ एक वीडियो को, तो जितने मिनट की ये वीडियो बनने वाली है ना, उतने मिनट्स की ये समझ लीजिए मैं 3 वीडियोस खराब कर चुका हूँ, या अपना टाइम खराब कर चुका हूँ। पर मैं नहीं कहूँगा टाइम खराब कर चुका हूँ, हो सकता है ये लेक्चर उन पर्टिकुलर वीडियोस में अच्छे से नहीं बनाता, मैं ये भी मान सकता हूँ। क्या पता मैं इसमें और अच्छा कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। मैं 3 बार सीखा हूँ, एक भी तो कह सकता हूँ ना। तो सबको पॉजिटिव ही ले, है ना, सब चीज़ों को, कुछ भी होता है गलत कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो ना, लाइफ अच्छी है, ऐसे ही चलती रहे। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव, तो वेक्टर एडिशन फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, मैं सिंपल भाषा में कहूंगा, अगर मैं लिख करता हूँ 4+2, तो क्या ये 2+4 के बराबर होगा, क्या फर्क पड़ता है सर, इधर लिख ले उधर लिख लो, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो बस बेसिकली ये क्या है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या वो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट इसका प्रूफ आता है, इसका प्रूफ आता है, तो वो प्रूफ हमें करने के लिए पूछा जाता है एकेडमिक्स में, बहुत बार आता है। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये आपके पास ए वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर। ठीक है, अब मुझे दोनों केस में आर वेक्टर की वैल्यूज निकालनी है, एक बार इस फॉर्म में एक बार इस फॉर्म में। ठीक, तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपके पास ये हो गया आर वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो ये बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर, तो ये भी ए वेक्टर हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पैरेललोग्राम को एक नाम दे देना है। तो नाम दे दिया मैंने पी क्यू एस टी। ठीक है, पी क्यू एस टी आपने एक नाम दे दिया। अब देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू एस ट्रायंगल में आपके पास जो आर वेक्टर की वैल्यू है वो कैसे मिलेगी, तो आर वेक्टर जो रिजल्टेंट है कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो, टेल से स्टार्ट हो रहा है ए वेक्टर और टेल से स्टार्ट हो रहा है आपका आर वेक्टर। तो टेल किस किस की कनेक्टेड है, ए वेक्टर और आर वेक्टर की। तो जाहिर सी बात है ए वेक्टर आपका स्टार्ट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर वेक्टर, तो आपने एडिशन सबसे पहले किसका करना है, ए वेक्टर का करना है, और फिर आपके पास आता है बी वेक्टर, तो ए वेक्टर के साथ एडिशन करना है किसका, बी वेक्टर का। कहीं आपने ट्रायंगल लिया PQS और कर दिया बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, नहीं यार कैसे हो सकता है, आपका आर वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट किसका है, ए वेक्टर का ही है वो सेम, तो आपने पहले ए वेक्टर को ही लिखना है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल PST में, तो यहाँ पर आर वेक्टर फिर से निकालेंगे, तो PST ट्रायंगल जो आपके पास है,
तो इसमें आर वेक्टर, हाँ इस आर वेक्टर का जो टेल किसके साथ कनेक्टेड है, बी वेक्टर के साथ। तो पहले आया बी वेक्टर, फिर आया ए वेक्टर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब ध्यान से देखो यार, दोनों ट्रायंगल्स में निकाला तो आर वेक्टर ही है, तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड या इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट आई कैन गेट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो कोई फर्क नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो वेक्टर एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे करता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, बहुत आसान है। कोई भी एक पर्टिकुलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, सपोज लैम्डा नाम की, मैंने एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, करने के बाद क्या मिलने वाला, आपको मिलेगा लैम्डा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। क्या आप फर्क पड़ा, फर्क पड़ा यार, फर्क ये पड़ा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ बट डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। कोई भी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई स्केलर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करते हो किसी वेक्टर के साथ, तो वेक्टर के साथ उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ब्रैकेट्स में ओपन होके वो इंडिविजुअल वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकती है, बट होगा क्या, उस पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तीसरी चीज होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पहले तो ये देखो लिखा कैसे जाता है। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसको ऐड कर दिया जाए सी वेक्टर के साथ, तो वो पर्टिकुलर चीज किसके इक्वल होती है, ए वेक्टर प्लस रिजल्टेंट ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करना है, तो सपोज फिर से आप क्या करोगे, तीन वेक्टर्स कंसीडर करोगे। ठीक है, आपने ये तीन वेक्टर्स कंसीडर करे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो ध्यान से देखो, पहला काम क्या करोगे आप, इन तीनों का एक रिजल्ट आपने ड्रॉ कर देना है, दैट बिकम्स आर वेक्टर। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट्स को नाम, जो वर्टिसेस हैं उनको नाम दे दीजिए पी क्यू एस टी। ठीक है, अब इन ट्रायंगल पी क्यू एस, अब पी क्यू एस तो कोई ट्रायंगल ही नहीं है बट बनाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर एक रिजल्टेंट ड्रॉ करना पड़ेगा पी क्यू एस का। तो पी क्यू एस का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, तो आपने इसको नाम तो भी के लिए दे दिया आर डैश। तो आर डैश वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपका अगला ट्रायंगल है वो क्या है, इन ट्रायंगल पी एस टी। तो पी एस टी ट्रायंगल आपका जो बन रहा है वो कैसे बनेगा, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू आर डैश वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो आर डैश की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसको ऐड अप करा गया किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अगर करते अपने लोग क्या, अगली कंडीशन में, कि पहले आप निकालते इसका रिजल्टेंट, तो इन ट्रायंगल क्यू एस टी, क्यू एस टी ट्रायंगल में आपको पहले करना पड़ता आर डबल डैश वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ती। इसको आर डबल डैश वेक्टर ले लिया, तो आर डबल डैश वेक्टर की वैल्यू आती किसके बराबर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपके पास जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, तो इन ट्रायंगल पी क्यू टी। तो पी क्यू टी ट्रायंगल के अंदर फिर से आप क्या निकालोगे, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर प्लस आर डबल डैश वेक्टर। तो डबल डैश की जगह क्या यूज करना पड़ेगा आपको, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ऑटोमेटिकली दोनों केस में देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आपने क्या निकाला, आपने निकाला तो आर वेक्टर ही है ना। तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो क्या मुझे ये नहीं मिलता, तो इट बेसिकली व्हाट ओबेस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एज वेल। तो ये कंप्लीट आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है वेक्टर एडिशन की जिनको प्रूफ के साथ पूछा जाता है। और अगर एमसीक्यू भी आए तो वहां पर ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबेस वेक्टर एडिशन। तो इन तीनों में से कोई भी चौथी होगी तो वो ओबे नहीं करेगी। ठीक है, हो सकता है इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन और क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेस वेक्टर एडिशन, तो कॉम्पिटिटिव ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओबे करता है और एसोसिएटिव ओबे करता है। एक कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस हैं जिनको एकेडमिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है और पूछे भी नहीं जाते हैं, बट इनके जो प्रूफ हैं वो पूछे जाते हैं जिनकी वजह से इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और यार एक गुजारिश है, वीडियोस को ऑनलाइन ही देखा करो, है ना। डाउनलोड करके देखोगे तो थोड़ा सा मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मेरे चैनल की जो ग्रोथ है थोड़ी सी कम होगी।
और अगर आप चाहते हो यार चैनल की ग्रोथ हो तो प्लीज ऑनलाइन देख लिया करो, बाकी तो यार कोई फोर्स कर नहीं सकता हूँ मैं, है ना। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्ट्रैक्शन। वेक्टर्स का क्या सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। अब पहले चीज तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं इक्वल वेक्टर्स? कोई आइडिया? आइडिया होना चाहिए। दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो उन दो वेक्टर्स को क्या कह सकते हैं हम? इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। ठीक। नेगेटिव वेक्टर क्या हो सकता है भाई? तो नेगेटिव वेक्टर सुन लीजिए क्या होता है भाई। नेगेटिव वेक्टर, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो ऐसे दो वेक्टर्स को कह दिया जाता है ना, ऐसे एक वेक्टर को कह दिया जाता है नेगेटिव वेक्टर। तो बी इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है? तो यहाँ पर बी वेक्टर जो है वो एक नेगेटिव वेक्टर है किसका? ए वेक्टर का। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है वेक्टर्स में, क्योंकि वेक्टर्स हमेशा ऐड ही होते हैं बट विद देयर साइन। तो इसका मतलब अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक आपके पास है ए वेक्टर और दूसरा आपके पास है बी वेक्टर, तो दिस बेसिकली बी वेक्टर इज व्हाट? अ नेगेटिव वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। बेसिकली यहाँ पर ए वेक्टर इसके इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साफ दिख रहा है ये काफी बड़ा मैग्नीट्यूड टर्म्स है, ये छोटा है। एरो का लेंथ जो है वो बता रहा है मैग्नीट्यूड इसका। यहाँ पर मैंने कोशिश करी है दोनों की जो लेंथ हो वो सेम बनानी। ठीक है, यहाँ पर मैंने जानबूझ के इनकी जो लेंथ में चेंज पैदा करा है। तो अगर आप बुक्स में भी देखोगे कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो अगर इसका आप रिजल्टेंट देखते हो, दोनों को ऐड अप करते हो, तो वो समथिंग कुछ ऐसा मिलेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ऑटोमेटिकली व्हाट इज डन हियर इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस तो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो इन फाइनली व्हाट डू यू गेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दिस इज व्हाट द रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो बेसिकली क्या कह सकते हैं, वेक्टर्स को हमेशा करा ऐड ही जाता है बट विद देयर साइंस। तो जिसकी वजह से आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी टॉपिक आ जाता है। एक चीज बता देता हूं कि इन केस अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए, कैन वेक्टर्स बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड डायरेक्टली? यस। कब? ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ये कंप्लीटली हट चुका है यहाँ से। अब देखिए क्या मिला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको जो मिला, ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर स्क्वायर है ना वो रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला? r इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इन सच अ केस मैं इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, तो मुझे एक रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप इसके रिजल्टेंट की वैल्यू को लिख सकते हो a प्लस बी। Can two vectors be subtracted directly? Yes, only in case if the two vectors are making an angle of 180 डिग्रीज। कैसे? तो ध्यान से देखो, cos जो यहाँ पे थीटा पहले लगा हुआ था ना, cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू को 180 पुट करिए, तो cos 180 की वैल्यू क्या हो जाती है? -1। तो माइनस साइन यहाँ आ गया, तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वो बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या मिला है? a माइनस बी। तो इन सच अ केस आपको एक पर्टिकुलर वेक्टर मिलेगा दैट इज r इज इक्वल टू a माइनस बी। तो इन पर्टिकुलर केसेस में आप वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बाकी सारे केसेस में आपको क्या करना होगा? फॉर्मूला लगाना होगा, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ का, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, ये कुछ कंसेप्ट हैं वेक्टर्स के। एक कंसेप्ट और रह गया है, अगली वीडियो में विद न्यूमेरिकल्स आऊंगा। तो अभी के लिए शब्बा खैर, अलविदा, ओके, बाय बाय। थक चुका हूँ बहुत, धन्यवाद।